Hello friends, this is Tina Malik. Welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने रीट का जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की डिस्कस की थी। पेपर 1 डिस्कस किया था हमने। आज हम करेंगे पेपर 2 का डिस्कशन। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूरा 4 कंडीशंस आर नेसेसरी इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, उनका सीक्वेंस पूछा गया कि राइट सीक्वेंस कौन सा है। जो एल्बर्ट बंडूरा की लर्निंग थ्योरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है, उसमें क्या सीक्वेंस आता है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन की जगह पे रीइंफोर्समेंट भी लिखा हुआ आ जाता है, तो इस ऑप्शन में अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन। According to Sigmund Freud, which method is most appropriate for identifying the characteristics of unconscious mind? तो फ्रेंड्स देखो, मैंने ये सेशन लिया हुआ है सिगमंड फ्रॉइड का। साइको एनालिटिकल थ्योरी है, साइको डायनामिक बोल सकते हैं, साइको सेक्सुअल थ्योरी भी बोलते हैं इसको, काफी नाम है इनके सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के। तो इसमें हमने डिटेल्ड डिस्कशन मैंने किया हुआ है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड। ओके, तो इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, सबसे सुटेबल है फॉर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। तो देखो, अनकॉन्शियस माइंड का बताना है ना, तो अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को उसकी क्या विशेषताएं बतानी है हमको। तो क्या कैसे पता लगा सकते हैं? केस स्टडी से नहीं, सोशियोमेट्री टेक्निक से नहीं, इंटरव्यू से भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड है ना, अचेतन मन को तो ड्रीम एनालिसिस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सबसे बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, ड्रीम एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट वन। ADHD मीन्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। ADHD क्या है वो बताना है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है इसका फुल फॉर्म जो बोलते हैं ना, वो ये है। मीन्स डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, मतलब टिक के नहीं बैठ पाता है बच्चा, इसमें एक जगह कंसंट्रेशन नहीं रहता, अटेंशन नहीं रहता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन। अ टेस्ट डिजाइन to reveal a person's strength or weakness in one or more area called, मतलब ये बोल रहे हैं कि एक परीक्षण जो व्यक्ति के किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को बताता है, तो जो क्या कहा जाता है उसे, कौन सा टेस्ट होगा वो, कौन सा टेस्ट होगा? डायग्नोस करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। मीन्स उनका पता लगा रहे हैं ना, पता लगा रहे हैं कि कोई एक या दो से एरिया, वन और मोर देन एरिया जो बोलते हैं, तो उस एरिया में कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, वो टेस्ट से ही तो मेजर किया जा सकता है ना, पता लगाया जा सकता है। तो कौन सा टेस्ट है वो? डायग्नोस करेंगे ना, पता लगाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट वन। By which constitutional amendment the right to education was added in the Constitution of India? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो मैंने RT एक्ट जो कराया था ना, उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो क्या है इसका आंसर? 86th अमेंडमेंट। ओके, 86th, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन। What is the minimum number of hours of work पर वीक फॉर टीचर्स इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? तो देखो फ्रेंड्स, मैंने जो रीड का क्विक रिवीजन सेशन लिया था ना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ओके, तो कौन कितने आवर्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं टीचर के, ठीक है, वो बताना है। दैट इज 45 आवर्स। ओके, 45 आवर्स होने चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Which kind of research is done by the principal of school to identify and remove the causes of various emotional problems of the students? तो देखो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया जाने वाला जो भी रिसर्च होता है ना,
टीचर के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा उनको आइडेंटिफाई करना, उनके जो कॉजेज है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिमूव करना, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना। तो ये कौन सा रिसर्च होता है? वन एंड ओनली एक्शन रिसर्च। ओके, ऑप्शन ए एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट वन, Which of the following theories is related to learning by consequences? Means इनमें से कौन सा सिद्धांत है परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? सीखने से, ओके, कौन सा होगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या कॉग्निटिव लर्निंग? तो कौन सा होगा? दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। मीन्स क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मीन्स जो सीख रहे हैं ना वो, तो लर्निंग इसमें बेस्ट होती है। नेक्स्ट वन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट वन, व्हेन वी यूज आवर करंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इट इज कॉल्ड। मतलब जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, ठीक है, कोई भी नई चीज हम हमारे स्कीमा में फिट करते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखकर, बाहर की दुनिया में देखकर, एनवायरनमेंट में देखकर कुछ भी नया हम हमारे स्कीमा में फिट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वन एंड ओनली एसिमिलेशन। एसिमिलेट कर रहे हैं ना, एसिमिलेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एसिमिलेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रोजेक्टिव टेस्ट के। तो देखो ये नॉट वाले क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, नॉट वाले क्वेश्चन इसके डाल देते हैं ताकि थोड़ा बोलते हैं ना ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आंसर भी आता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसे नॉट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो देखो प्रोजेक्टिव टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो बताना है। एम्बिगियस स्टिमुलस, फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, सब्जेक्टिव परसेप्शन या ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। प्रोजेक्टिव टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कभी भी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट वन, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, ये वाला टॉपिक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या होता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी? क्या होती है? आस्किंग चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट अ टीचर। मीन्स बच्चों को ये कह दिया जाता है, करने को कहते हैं कि टीचर को फॉलो करो, इमिटेट करो, टीचर की नकल करो, अनुकरण करो, मीन्स उनको। या फिर लेटिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली फ्री, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। चाइल्ड सेंटर ऐसे होता है। या फिर गिविंग मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, सिर्फ मोरल एजुकेशन देंगे नहीं, क्या होगा? लास्ट ऑप्शन, गिविंग इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। फ्रेंड्स, मैंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जब ये टॉपिक करवाया था ना, तब मैंने बहुत बार बोला था कि जहां बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा ना, वही ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। मीन्स बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, बच्चों को आउटसाइड द वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, उनको एक्टिव रखना है, उनको अपने विचार मतलब प्रस्तुत करने का मौका देना चाहिए, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने थॉट्स शेयर करें। ओके, तो क्या होगा ये? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गिविंग इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आर यूज्ड टू मेजर। जो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो आया था वो क्या मेजर करता है? पर्सनैलिटी, लर्निंग, इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूजन रहा होगा, ठीक है, किसमें? पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंस में। लेकिन अगर टॉपिक ध्यान से किया हो ना तो इजीली आंसर निकल आता है। ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या मेजर करता है? ये इंटेलिजेंस मेजर करता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इंटेलिजेंस मेजर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन,
अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे हैं। मोस्टली मैंने जो टॉपिक्स करवा रखे हैं ना उन्हीं में से आए हुए हैं क्वेश्चंस। हाँ, ये मैं मानती हूँ इंटेलिजेंस का टॉपिक मैंने अभी तक नहीं करवाया, मैं बहुत ही जल्द करवाने वाली हूँ, लेकिन और अगर क्वेश्चंस आप देखोगे ना वो सभी टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं। ओके ये प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आरटी एक्ट है, एनसीएफ 2005 है, मोटिवेशन है, ये सभी टॉपिक्स मैंने बहुत ही डिटेल में करवा रखे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इनसे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न, बहुत इजी क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे बालक कैसे सीखते हैं वो बताना है, इमिटेशन से या फिर बाय इंटरैक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, या बाय मैच्योरेशन। तो बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो ये होता है, वाइगोस्की बोलता ही ऐसा है, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। इसकी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चरल थ्योरी है, ठीक है। सोसाइटी से कनेक्टेड होगा ना जहां बच्चा, वहां ही लर्निंग बेस्ट तरीके से होगी। मीन्स कैसे, क्या आंसर होना चाहिए, बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स। ओके, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट वन, विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टॉपिक मैंने अभी तक करवाया नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द कराने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, 2 से 3 क्वेश्चंस तो मान के चलो आते ही आते हैं एग्जाम में, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत मायने रखता है, मैं बहुत जल्द करवाने वाली हूँ। ओके, तो जो साइकोलॉजिस्ट, कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, निर्माण किया था, कौन थे वो, बिनेट, अल्फ्रेड बिनेट। ओके, next one, what effort should a teacher make for the upliftment of gifted children। मतलब कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा वो बताना है। गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना है तो टीचर को क्या एफर्ट करनी चाहिए। स्लो टू टीच मीन्स पढ़ाने की गति स्लो करनी चाहिए, धीमी करनी चाहिए, नहीं। स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन, पनिशिंग देम, पनिशमेंट तो देनी ही नहीं है, इग्नोर भी नहीं करना है, तो बेस्ट आंसर क्या है, स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन। देखो अगर ना एग्जाम में क्या एलिमिनेट करना भी आ जाए ना, ऑप्शंस एलिमिनेट करने आ जाए तो भी आंसर इजीली निकल आता है। सिर्फ आपकी समझ है, आपका क्वेश्चन ध्यान से समझना है, आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो एलिमिनेट भी कर पाओगे आप एंड करेक्ट आंसर तक पहुंच भी जाओगे। नेक्स्ट वन, if the actual age of the child is 13 years and mental age is 14 years, then what will be the intelligence quotient। मतलब IQ बताना है, तो IQ का एक फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। MA मीन्स मेंटल एज, डिवाइड में अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो यहाँ मेंटल एज 14 दिया हुआ है, क्रोनिकल एज 13 इयर्स है, × 100 करोगे तो आंसर निकल आएगा ऑप्शन बी 107.69। ओके, 0.69 ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सारा जो आप कटवट के जो निकल कर आएगा आंसर वो ये होगा 107.69। ठीक है, नेक्स्ट वन, The classical conditioning theory of learning was propounded by, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो इतना इजी है ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा, किसने दी है, ठीक है, इसके प्रतिपादित कौन है, किसने किया इसको, ठीक, कौन लेकर आया ये थ्योरी को, दो पेवलोव। ओके, पेवलोव ने ये थ्योरी दी हुई है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ जुवेनियल डेलिक्वेंसी, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है वो उसका कारण क्या है, बाल अपराध का क्या कारण हो सकता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माता पिता में अनबन रहना, लड़ाई झगड़े होना। सेकेंड वन, सिंपैथेटिक बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर, सिंपैथेटिक मीन सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तो उससे तो कोई बाल अपराध का कोई कारण नहीं होगा। नेक्स्ट, वर्किंग इन फैमिली विद म्यूचुअल कॉन्सेंट, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, या लास्ट में वेल्दी फैमिली,
समृद्ध परिवार। तो देखो वजह बतानी है, कारण, ये जो बाल अपराध जो होते हैं उनका कारण क्या हो सकता है। कारण हो सकता है पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स माता पिता में लड़ाई झगड़े होना, अनबन होना, उसका काफी हद तक प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, तो बाल अपराध का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, Which of the following has been ignored in the Children's Free and Compulsory Education Right Act 2009? किसको इग्नोर्ड किया गया है, ठीक है, वो बताना है आपको। फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, एंश्योरिंग एंट्री ऑफ रोमिंग बॉयज, डिफाइनिंग एकेडमिक कैलेंडर। तो देखो फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ये तो दी जाती है, ठीक है, फैसिलिटी दी जाती है उसकी। एंश्योरिंग एंट्री ऑफ रोमिंग बॉयज मीन्स जो बाहर इधर उधर बच्चे घूम रहे हैं उनको एंट्री देना, उनका एडमिशन करवाना, ये भी करेक्ट बात है। डिफाइनिंग एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये भी माना जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन जो है ना, अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स, तो आफ्टर 14 ईयर्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को ही दी जाती है, उसके बाद नहीं। तो क्या इग्नोर किया गया है, लास्ट ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मेक रिसर्च एक्शन रिसर्च? कौन से वो स्टेप्स हैं जो रिसर्च को एक्शन रिसर्च का रूप देते हैं, वो बताना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, जनरलाइजेशन या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है ना वो होगा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है और फिर बाद में उसका इवेल्युएशन भी होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, द एम ऑफ एडिंग आर्ट एजुकेशन इन एनसीएफ 2005। देखो एनसीएफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ गए, राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गए। मींस मैंने जो मोस्टली जो कंसेप्ट टॉपिक्स करवाए हुए हैं ना उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं ये सभी टॉपिक्स। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आपके कोई टॉपिक स्किप हो गए हैं, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, काफी हेल्पफुल सेशन है। तो क्या हो सकता है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। आर्ट ऑफ एजुकेशन को ये लोग ऐड कर रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है वो बताना है। टू इम्प्रूव लॉजिकल रीजनिंग, अब आर्ट एजुकेशन से तो लॉजिकल रीजनिंग होगी नहीं। टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक, या फिर टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज, या टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स। तो क्या होगा, बेस्ट आंसर जो है वो है टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। आर्ट एजुकेशन है ना, आर्ट एजुकेशन से क्या होगा, सांस्कृतिक विरासत की सराहना होगा ना, अप्रिशिएट किया जाएगा कल्चरल हेरिटेज को। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मैंने बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक है ये, देखो पूछा है ना, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा, कौन सा प्रिंसिपल है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मीन्स ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है ना, दैट इज आंसर है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट वन, Which of the following is not a component of intelligence? इंटेलिजेंस का कंपोनेंट नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग है, मेमोरी है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस भी है। कौन सा नहीं है वो बताना है हमें। जो नहीं है वो है वोकेशनल चॉइसेस, है ना। अब इनको आप में कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, फीचर्स, अगर ये सब आपको पता हो ना तो नॉट वाला भी आप इजीली निकाल सकते हो आंसर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है वोकेशनल चॉइसेस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड। देखो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा नॉट वाले क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, है ना, और इन नॉट वाले क्वेश्चंस में ही गलती हो जाती है, आते हुए आंसर्स भी हमारे गलत हो जाते हैं,
है ना, नंबर्स कट जाते हैं फिर ऐसे। तो नॉट पूछा है, नॉट अ साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड, नॉट पूछा है। अब साइकोमोटर एक्टिविटी कौन सी होगी, राइटिंग, प्लेइंग, थ्रोइंग बॉल, ये सब तो है, कौन सा नहीं है, थिंकिंग। देखो एलिमिनेट करना आ गया तो आंसर के पास हम इजीली पहुंच गए ना। नेक्स्ट वन, हु गेव 16 PF क्वेश्चनर टू एसेस पर्सनैलिटी। देखो फ्रेंड्स, ये जो लेवल 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर्सनैलिटी के 16 PF का पूछा गया है। लेवल 1 में देखा था ना हमने, प्रीवियस सेशन में हमने जब डिस्कस की थी ना आंसर की, उसमें देखना आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा आएगा, किसने दिया है 16 PF, पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिए हैं, आरबी कैटल ने, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर जो होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बताना है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या पूछा है, फिर इजीली आंसर निकल आएगा। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर चैलेंजिंग इनफ, ओके। या फिर ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, या आक्रामक और कुंठित हो जाता है गिफ्टेड लर्नर। या फिर ही एंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग एंड रॉकिंग एक्सेट्रा। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। या नेक्स्ट वन, ही इज हाईली टेम्परामेंटल, वह बहुत ही मिजाजी होता है। तो कौन सा होगा, करेक्ट आंसर वो होता है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती, ठीक है, अगर वो चैलेंजिंग नहीं होती ना क्लास की एक्टिविटीज, तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना, कम प्रेरित अनुभव करते हैं या फिर ऊब जाते हैं, ऐसे बच्चे बोर होने लग जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या होता है वो बताना है। इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इजी टॉपिक है ये, मीन्स सभी बच्चों को साथ बिठा के पढ़ाना है, ठीक है। इंक्लूजन यही कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है। तो क्या होगा इसमें, करेक्ट आंसर बताओ। ये है ऑप्शन ए, इज एन अनरियलिस्टिक गोल, नहीं। विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द स्कूल, बर्डन तो नहीं होगा। ऑप्शन सी, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग। या फिर इज डिट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। मीन्स क्या जरूरत है, उनमें क्या होता है, उनके जो बोलते हैं ना दृष्टिकोण में, इन सब में चेंज आना, ठीक है। विषय वस्तु में धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट पूछा है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है वो नहीं पूछा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी है, नॉट पूछा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल डायरेक्टेड होता है, ठीक है। अ स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस करना ये सब भी होता है। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड द यूज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स, ये भी होता है। कौन सा नहीं होता है, अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई म्यूजिकल एबिलिटी का कुछ लेना देना नहीं है इससे, ओके। तो नॉट पूछा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। नेक्स्ट वन, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटीज है, ये टॉपिक भी मैंने अच्छे से करवा रखा है डिटेल में। क्या है ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, परसेप्शन टेस्ट, कौन सा TAT कौन सा किस टाइप के पर्सनैलिटी मेजर करता है, सब्जेक्टिव टेक्निक है, ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, या प्रोजेक्टिव टेक्निक है, या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। तो ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी टॉपिक भी मैंने अभी तक करवाया नहीं है एंड बहुत जल्द करवा दूंगी मैं। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रिएटिविटी क्या है, इमोशनल थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है या इगोइस्टिक थिंकिंग है। तो देखो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी का इमोशनल थिंकिंग एंड इगोइस्टिक थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। क्रिएटिविटी दो टाइप की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो जिसमें एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन निकल कर आए एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है डाइवर्ज होना, मीन्स एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन निकाल के आना, ठीक है, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया है, अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। ऑफिशियल की अभी तक आई नहीं है, ऑफिशियल आंसर की आएगी तब उनके साथ भी आप अपने आंसर्स कंपेयर कर लेना। अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अब नेक्स्ट सेशन में जो अपकमिंग एग्जाम है हमारा सीटेट, उसके सीरीज स्टार्ट करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड विद क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।